आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज 25 नवंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। कोविड-19 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज जगदलपुर को मिला दूसरा रैंक। कलेक्टर रजत बंसल द्वारा कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयास तथा उनके मार्गदर्शन में मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में संचालित कोरोना केयर हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज जगदलपुर को दूसरा रैंक हासिल हुआ है। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 8 नवंबर से 14 नवंबर के मध्य संस्थावार की गई सर्वे में बस्तर जिले के डिमरापाल में स्थित कोविड केयर हॉस्पिटल को 94.64% सकारात्मक फीडबैक मिला है। फीडबैक सर्वे प्रश्नावली के आधार पर यह रैंकिंग तय की गई है। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के कोविड केयर सेंटर को दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए कलेक्टर श्री बंसल ने अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, टिकटॉक के बाद स्नैक वीडियो भी भारत में बैन। इन 43 ऐप्स पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। नई दिल्ली। चीन के खिलाफ भारत एक के बाद एक कई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर 43 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। ये ऐप्स भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत इन ऐप्स की भारत में यूजर्स के डेटा तक पहुंच को ब्लॉक कर दिया है। बैन किए गए ऐप में स्नैक वीडियो और चीन की मल्टीनेशनल टेक कंपनी अलीबाबा ग्रुप के भी ऐप शामिल हैं। इससे पहले 29 जून को 59 मोबाइल ऐप्स और 2 सितंबर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि सरकार सभी मोर्चों पर भारत के नागरिकों, देश की संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है निवार साइक्लोन का बड़ा खतरा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तूफान से भारी तबाही की आशंका। नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। यह तूफान 25 नवंबर को तमिलनाडु के मामल्लपुरम और पुडुचेरी के कराईकल तटों से टकराएगा। वैज्ञानिकों ने इस तूफान का नाम निवार रखा गया है। निवार तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात निवार पुडुचेरी से करीब 400 किलोमीटर दूर है, जो अगले 24 घंटे में तेजी से आगे बढ़ता हुआ विकराल रूप ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान 25 नवंबर की शाम को कराईकल और मामल्लपुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है। इस दौरान 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की उम्मीद है। बने रहिए दोस्तों, अगला ब्रेकिंग न्यूज है। राज्य में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां प्रगति पर। राज्य में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों का 97.95% डाटा एकत्र कर लिया गया है। टीकाकरण के लिए 27,931 स्थलों और 8,192 वैक्सीनेटर चिन्हांकित किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वैक्सीन के सुरक्षित संधारण हेतु राज्य में 630 कोल्ड चेन पॉइंट कार्य कर रहे हैं और 80 नए कोल्ड चेन पॉइंट बनाए जा रहे हैं। सुरक्षित संधारण के लिए 85,000 लीटर की अतिरिक्त क्षमता है। वैक्सीनेटर की संख्या बढ़ाने के लिए पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भी प्रशिक्षित किया जा रहा है और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के वैक्सीनेटर को भी चिन्हांकित कर प्रशिक्षित किया जाएगा। टीकाकरण से संबंधित सिरिंज और अन्य सामग्री के संधारण के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर ड्राई स्टोर चिन्हांकित किए गए हैं। आगे खबर है, स्थानीय कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुति के अवसर उपलब्ध कराएं। मंत्री भगत। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। अमरजीत भगत ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के कलाकारों को अधिक से अधिक प्रस्तुति का अवसर उपलब्ध कराएं। अमरजीत भगत ने स्थानीय और कला संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। अमरजीत भगत ने कहा कि स्थानीय कलाकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का मानदेय शीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोकगीत, लोकगाथा, नृत्य, नाटक, परंपरा आदि को संरक्षण देने और उसका व्यापक प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी के साथ खबर है, फ्रांस। कोरोना से मरने वालों में 64% बीपी, 53% शुगर, 13% दिल के रोगी।
रायपुर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पहली से कहीं अधिक खतरनाक साबित हो सकती है, जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है कि कोरोना से मरने वालों में 63% लोग कहीं न कहीं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे, जिनमें 64% हाइपरटेंशन, 53% डायबिटीज और 17% दिल की बीमारी से पीड़ित थे, जो आज के समय की सबसे कॉमन बीमारी है। इसके बाद किडनी, हार्ट और ब्रेन के मरीज इस वायरस के आगे हथियार डाल रहे हैं, यानी कि अगर हम किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है और लापरवाही बरत रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें जिंदगी से प्यार नहीं है। साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सफारी में कोरोना के चलते बच्चों की एंट्री बंद, इसलिए घटी पर्यटकों की संख्या। कोरोना के खौफ के बाद प्रदेश को अनलॉक कर दिया गया है। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर वापस लौटने लगी है। राजधानी में सारी चीजें सामान्य होने लगी हैं, लेकिन इसके बाद भी जंगल सफारी और नंदन वन में सिर्फ गिनती के ही पर्यटक पहुंच रहे हैं, जबकि जंगल सफारी और नंदन वन को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। जंगल सफारी के सूत्रों की माने तो इन दिनों सफारी का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। जंगल सफारी और नंदन वन में रोजाना 100 पर्यटक से भी कम पहुँच रहे हैं। जंगल सफारी प्रबंधन का कहना है कि अभी बच्चों और 60 साल की उम्र से अधिक वालों को सफारी और नंदन वन में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बच्चों की वजह से लोग आते हैं, लेकिन बच्चों के लिए प्रवेश बंद है, इसलिए पर्यटकों की संख्या कम। ज्ञात हो कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी में लॉकडाउन से पहले छुट्टी के दिनों में करीब 1200 पर्यटक पहुंचते थे, लेकिन वर्तमान में जंगल सफारी 120 तक तथा 150 के करीब नंदन वन में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट खबर है धान खरीदी शुरू होने से पहले मंडराया संकट, कस्टम मिलिंग का भुगतान और बारदाना की कमी बनी वजह। रायपुर धान संग्रहण और उपार्जन केंद्र में पड़ा 50 लाख क्विंटल धान और बारदाने की कमी सरकार के लिए धान खरीदी की सबसे बड़ी चुनौती है। बारदाने को कमी से निपटने के लिए सरकार प्लास्टिक के बारदाने की खरीदी का एक टेंडर जारी कर चुकी है, दूसरा टेंडर भी जारी करने की तैयारी में है। इधर पिछले कस्टम मिलिंग का भुगतान करे बगैर राइस मिलर्स पर 15 रुपए में बारदाना देने और कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कस्टम मिलिंग का पिछला भुगतान नहीं होने पर इस बार राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी के लिए पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं। राइस मिलर्स का कहना है कि उन्होंने अपने इस समस्या से खाद्य मंत्री और विभाग के अफसरों को अवगत करा दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर है सोशल मीडिया में इस एक्ट्रेस की शादी की हो रही है चर्चा। दिल्ली फिल्म जगत में इन दिनों एक शादी की खूब चर्चा हो रही है। बिग बॉस फेम सना खान की शादी सोशल मीडिया पर छाई है। दरअसल सना खान ने मौलाना अनस खान से शादी की बात सोशल मीडिया पर जाहिर कर दिया है। सना ने अपनी शादी की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस तस्वीर में सना लाल रंग के लहंगे में नजर आ रहे हैं, वहीं उनके पति मुफ्ती अनस खान भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल सना खान अपने बोल्ड अवतार से काफी चर्चा में रही है। अब अचानक से उनका बेहद धार्मिक हो जाना चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक सना ने मुफ्ती अनस से शादी की है, जो एक मुस्लिम धर्म गुरु हैं। वे गुजरात के रहने वाले हैं। इससे पहले भी दोनों की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें सना खान व्हाइट कलर के गाउन में नजर आई थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने 20 नवंबर को शादी की थी। इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी की तस्वीर शेयर करते हुए सना ने लिखा, अल्लाह के लिए एक दूसरे से प्यार किया, अल्लाह के लिए शादी कर ली, इस दुनिया में अल्लाह हमें साथ रखे। साथ ही आगे अपडेट है। बड़ी खबर, अस्पताल में तोड़फोड़ और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले 6 नक्सली गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। सुकमा स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ करने वाले 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस गश्त पार्टी पर हमला करने वाले 2 मिलिशिया सदस्य व एक DKMS सदस्य को जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में तीनों ने पुलिस पार्टी पर हमला करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने गिरफ्तार 6 नक्सलियों को न्यायालय के सामने पेश कर जेल भेज दिया। 22 नवंबर को थाना फुलबगड़ी क्षेत्र के ग्राम बड़ेसेट्टी के स्वास्थ्य केंद्र को नक्सलियों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की सूचना मिलने पर थाना फुलबगड़ी से प्रभारी हुबलाल चंद्राकर एवं DRG की संयुक्त पार्टी तत्काल रवाना हुए। पुलिस पार्टी जैसे ही ग्राम बड़ेसेट्टी पहुंची, तभी पूर्व से ही घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया। पुलिस के बढ़ते दबाव को देख नक्सली जंगल व झाड़ी का आड़ लेकर वहां से भाग गए। फायरिंग बंद होने के बाद घटनास्थल की जाँच करने पर 3 संदिग्ध व्यक्ति फावड़ा व सब्बल लेकर झाड़ी में छुपे दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा।